ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। अपने दुश्मनों पर विजय पाने वाले की तुलना में मैं उसे सूरवीर मानता हूं जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त की, क्योंकि सबसे कठिन जीत अपने आप पर विजय पाना है। ये किसने कहा है? अरस्तू ने कहा है। श्रम की मांग और प्रवासन का संकट। संयुक्त राष्ट्र कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की एक रिपोर्ट ने विश्व समुदाय का ध्यान एक ऐसे संकट की ओर आकर्षित किया जो अक्सर राजनीतिक बहसों और सीमा सुरक्षा की चर्चाओं के पीछे छिप जाता है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में विश्व के विभिन्न प्रवासन मार्गों पर लगभग 7,900 लोगों की मृत्यु या फिर वे लापता हो गए। इसके साथ ही वर्ष 2014 से अब तक प्रवास के दौरान मारे गए या गायब हुए लोगों की कुल संख्या 80,000 से अधिक हो चुकी है। यह संख्या केवल उन मामलों की है जो दर्ज हो सके। वास्तविक स्थिति इससे कहीं अधिक गंभीर है। इन आंकड़ों का अर्थ यह है कि दुनिया भर में हजारों लोग बेहतर जीवन, सुरक्षा या रोजगार की तलाश में ऐसी यात्राएं कर रहे हैं जिनका अंत अक्सर शोषण या फिर गुमनामी में होता है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। प्रवासन आज केवल लोगों का स्थान परिवर्तन नहीं, बल्कि वैश्विक असमानता, युद्ध, जलवायु संकट, बेरोजगारी और नीतिगत विफलताओं का संयुक्त परिणाम बन चुका है। इसके पीछे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक अधूरा सपना और एक टूटती सामाजिक संरचना छिपी होती है। इसलिए प्रवासन के सवाल को केवल कानूनी या फिर अवैध प्रवेश के दायरे में सीमित करना सही नहीं है। इसे मानवीय गरिमा, श्रम अवसरों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है। यही कारण है कि यह रिपोर्ट केवल आंकड़ों का संकलन नहीं है, बल्कि विश्व व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। प्रवासन मानव सभ्यता के इतिहास जितना पुराना है। लोग सदियों से जल, भूमि, व्यापार, सुरक्षा और अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे। आधुनिक युग में प्रवासन के स्वरूप अधिक जटिल हो गए हैं। आज इसे व्यापक रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है: आंतरिक प्रवासन और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन। आंतरिक प्रवासन में लोग अपने ही देश के भीतर, गांव से शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य या पिछड़े क्षेत्रों से विकसित क्षेत्र की ओर जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन में लोग दूसरे देश की सीमाएं पार करते हैं। आर्थिक प्रवासी वे लोग होते हैं जो बेहतर रोजगार और आय के लिए जाते हैं, जबकि शरणार्थी वे हैं जो युद्ध, हिंसा या फिर उत्पीड़न के कारण अपना देश छोड़ते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। आज प्रवासन संकट की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि श्रम की वैश्विक मांग बढ़ी है, लेकिन सुरक्षित गतिशीलता के रास्ते सीमित हुए हैं। अनेक विकसित देशों को श्रमिकों की आवश्यकता है, फिर भी उनकी आव्रजन नीतियां कठोर होती जा रही हैं। वीजा नियमों की जटिलता और सीमित श्रम कोटा, लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया और राजनीतिक दबाव लाखों लोगों को अनियमित मार्गों की ओर धकेलते हैं। यही कारण है कि भूमध्य सागर, सहारा रेगिस्तान, अमेरिका, मैक्सिको सीमा, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर जैसे मार्ग दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में बदल चुके हैं। लोग छोटी और असुरक्षित नौकाओं में समुद्र पार करते हैं, रेगिस्तानों में बिना भोजन पानी के चलते हैं, जंगलों से गुजरते हैं, मानव तस्करों पर निर्भर होते हैं। महिलाएं और बच्चे विशेष रूप से असुरक्षित रहते हैं। यौन हिंसा, जबरन श्रम, फिरौती, अपहरण और मानव तस्करी जैसी घटनाएं लगातार सामने आती हैं। यह संकट केवल अपराधी गिरोह का परिणाम नहीं है, बल्कि उन नीतिगत व्यवस्थाओं का भी नतीजा है जो सुरक्षित प्रवासन के अवसर उपलब्ध नहीं कराती। प्रवासन मामले में जब कानूनी रास्ते बंद होते हैं तो अवैध संजाल फलते फूलते हैं। प्रवासन का मानवीय प्रभाव सबसे गहरा और सबसे कम समझा गया आयाम है। किसी प्रवासी की मृत्यु केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, वह पूरे परिवार की आर्थिक संरचना को तोड़ देती है। अनेक परिवार अपने सदस्यों को विदेश भेजने के लिए ऋण लेते हैं और जमीन गिरवी रखते हैं या फिर जीवन भर की बचत लगा देते हैं। यदि वह व्यक्ति यात्रा में लापता हो जाए या फिर उसकी मौत हो जाए तो परिवार कर्ज और आर्थिक संकट में डूब जाता है। बच्चों की पढ़ाई छूट सकती है, बुजुर्गों की देखभाल रुक सकती है और परिवार की आय का समाप्त हो सकती है।
और लापता होने की स्थिति में और भी पीड़ादायक होती है, क्योंकि परिजन वर्षों तक प्रतीक्षा करते रहते हैं। महिलाओं पर इसका बोझ अधिक पड़ता है, क्योंकि उन्हें परिवार की जिम्मेदारी अकेले उठानी पड़ती है। प्रवासी महिलाओं की स्थिति और भी जटिल होती है। घरेलू काम, देखभाल सेवा या फिर अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को कम वेतन, लंबा कार्य समय, यौन उत्पीड़न और कानूनी सुरक्षा की कमी का सामना करना पड़ता है। अकेले यात्रा करने वाले नाबालिगों की संख्या बढ़ रही है, जो शोषण और तस्करी के जोखिम में रहते हैं। गंतव्य देशों में भी प्रवासी समुदाय कई बार नस्लीय भेदभाव, सामाजिक अलगाव, भाषा बाधा और असुरक्षित रोजगार का सामना करते हैं। दूसरी ओर अचानक बड़ी संख्या में शरणार्थियों या फिर प्रवासियों के आगमन से स्थानीय समाज में संसाधनों पर दबाव, सांस्कृतिक तनाव और राजनीतिक प्रतिक्रिया भी उत्पन्न हो सकती है। भारत के लिए प्रवासन का विषय विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह एक साथ श्रम भेजने वाला, कुशल पेशेवर उपलब्ध कराने वाला और आंतरिक प्रवासन से प्रभावित देश है। विदेश में बसे भारतीयों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक मानी जाती है और वे हर वर्ष बड़ी राशि अपने देश भेजते हैं। यह धन ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाता है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च को बढ़ावा देता है तथा स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त करता है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारतीय पेशेवर विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा और उद्यमिता में योगदान दे रहे हैं। खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय श्रमिक निर्माण, परिवहन, घरेलू सेवा, श्रम प्रधान क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इन श्रमिकों को कई बार पासपोर्ट जब्ती, वेतन बकाया, दुर्घटनाएं और कठिन कार्य परिस्थितियों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार ने ई माइग्रेट पोर्टल, प्रवासी बीमा योजना, दूतावास सहायता तंत्र, कौशल प्रशिक्षण जैसे कदम उठाए हैं, पर इनकी पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत के लिए प्रवासन केवल आर्थिक अवसर नहीं, बल्कि नागरिक संरक्षण और श्रम गरिमा का विषय भी है। वैश्विक राजनीति में प्रवासन सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक है। अनेक देशों में चुनावी राजनीति प्रवासियों के प्रश्न पर केंद्रित होती जा रही है। कहीं इसे बेरोजगारी से जोड़ा जाता है, कहीं अपराध से, तो कहीं सांस्कृतिक पहचान के संकट के रूप में पेश किया जाता है। परिणाम स्वरूप प्रवासी विरोधी भावनाएं, राष्ट्रवादी राजनीति और कठोर सीमा नीतियां मजबूत हुई हैं, परंतु वास्तविकता अधिक जटिल है। कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्था कृषि, निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, बुजुर्गों की देखभाल और आतिथ्य क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों पर निर्भर है। यदि श्रम प्रवाह रुक जाए तो इन क्षेत्रों में गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है और इस सब के बीच जलवायु परिवर्तन भविष्य में प्रवासन को और तीव्र करेगा। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि से तटीय आबादी विस्थापित होगी और सूखे से कृषि संकट गहराएगा। बाढ़ और चक्रवातों से आजीविका नष्ट होगी। छोटे द्वीपीय देशों, अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों और दक्षिण एशिया के तटीय इलाकों में यह चुनौती विशेष रूप से गंभीर है। आने वाले दशकों में प्रवासन को केवल सुरक्षा समस्या के रूप में ही देखा जाना सही नहीं होगा और इसके समाधान के लिए बहुस्तरीय दृष्टिकोण अपनाना होगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। आत्मविश्वास के आयाम। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह अपने भीतर असीम संभावनाओं का भंडार होते हुए भी भय और संदेह के जाल में उलझकर स्वयं को सीमित कर लेता है। जबकि सत्य यह है कि सफलता किसी बाहरी चमत्कार का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर पलने वाले विचारों, भावनाओं और संकल्पों की स्वाभाविक परिणति है। जो व्यक्ति अपने भय से ऊपर उठकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का साहस जुटा लेता है, वही जीवन की ऊंचाइयों को छूने में समर्थ होता है। भय मनुष्य का सबसे पुराना साथी है और यह कभी असफलता का भय बनकर सामने आता है तो कभी समाज की आलोचना का, कभी यह भविष्य की अनिश्चितता का रूप ले लेता है तो कभी अतीत की असफलताओं की छाया बनकर हमारे वर्तमान को जकड़ लेता है। भय का स्वभाव ही ऐसा है कि यह हमारे मन में संदेह को जन्म देता है और संदेह धीरे धीरे आत्मविश्वास को क्षीण करता चला जाता है। जब मन में यह प्रश्न उठने लगता है कि क्या मैं यह कर पाऊंगा, तभी हमारे हार का आरंभ हो जाता है। मगर जीवन की दिशा वही व्यक्ति बदलता है जो इस प्रश्न को चुनौती में बदल देता है। वह कहता है कि मैं अवश्य करूंगा। यही आत्मविश्वास का स्वर है जो भीतर की सुप्त शक्तियों को जागृत करता है। आत्मविश्वास केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है जो आप देखते हैं कि मनुष्य को उसके लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर करते हैं। जब व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास करता है तब वह परिस्थितियों से भयभीत नहीं होता, बल्कि उन्हें अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। हमारा मन एक उर्वर भूमि
के समान है, जिसमें हम जो भी बीज बोते हैं वही फलित होता है। अगर हम इसमें भय, नकारात्मकता और संदेह की बीज बोते हैं तो परिणाम स्वरूप निराशा, असफलता, असंतोष की फसल उगती है। इसके विपरीत यदि हम अपने मन में साहस, आशा और श्रेष्ठ लक्ष्य के विचारों को स्थिर रखते हैं तो यही विचार हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं और हमें सफलता के पथ पर अग्रसर करते हैं। मनुष्य जैसा सोचता है धीरे धीरे वैसा ही बनता जाता है। यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का अटल सत्य है। हम अपने दैनिक जीवन में इस सत्य को सहज ही अनुभव कर सकते हैं। जब हम किसी कार्य को आरंभ करने से पहले ही यह मान लेते हैं कि यह कठिन है या मेरे बस का नहीं है, तब हमारी ऊर्जा उसी क्षण क्षीण हो जाती है। इसके विपरीत जब हम सकारात्मक दृष्टि के साथ यह सोचते हैं कि यह संभव है और मैं इसे कर सकता हूं, तब हमारे भीतर एक नई शक्ति का संचार होता है। यही यही सकारात्मक दृष्टिकोण हमें कठिनाइयों में भी अवसर देखने की दृष्टि देता है। सकारात्मकता का अर्थ यह नहीं है कि हम जीवन की कठिनाइयों को नकार दें या उनसे आंखें मूंद लें, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ यह है कि हम उन कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए भी अपने मन को आशा और साहस से भरा रखें। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को संतुलित और दृढ़ बनाए रखता है वही विजय होता है। सकारात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। हर संघर्ष के पीछे एक नई संभावना छिपी होती है। दृढ़ संकल्प इस पूरी प्रक्रिया का आधार है। केवल सकारात्मक सोच ही पर्याप्त नहीं होती है जब तक उसके साथ अटल संकल्प का सहयोग ना हो। संकल्प वह शक्ति है जो हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, चाहे मार्ग कितना ही कठिन क्यों ना हो। यह हमें गिरकर फिर उठने की प्रेरणा देता है और असफलताओं को सफलता की श्रेणी में परिवर्तित कर देता है। जिस व्यक्ति के भीतर दृढ़ संकल्प होता है वह बाधाओं को अपने मार्ग का अवरोध नहीं बल्कि अपनी शक्ति की परीक्षा मानता है। आंतरिक शक्ति का जागरण भी इसी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब हम अपने भीतर के भय और संदेह को त्याग कर आत्मविश्वास और सकारात्मकता को अपनाते हैं, तब हमारी आंतरिक शक्ति स्वतः जागृत होने लगती है। यह शक्ति हमें बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रखती है। यही आंतरिक शक्ति हमें विश्वास दिलाती है कि हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं और हमारी दिशा अपने हाथों में है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक और तनावपूर्ण जीवन में यह विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। जब चारों ओर तुलना, आलोचना और अनिश्चितता का वातावरण हो, तब अपने भीतर विश्वास बनाए रखना चुनौती बन जाता है। मगर यही वह समय होता है जब हम अपने मन को सशक्त बनाना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि दूसरों की राय हमारे जीवन का निर्धारण नहीं कर सकती है। हमारा आत्मविश्वास ही हमारी वास्तविक पहचान होता है। इस बात की जरूरत है कि हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से पोषित करें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें, संकल्प को दृढ़ बनाएं, भय और संदेह को अपने ऊपर हावी ना होने दें बल्कि उन्हें अपने विकास का साधन बनाएं। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तब कोई भी बाधा हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। वास्तव में सफलता उसी के कदम चूमती है जो अपने मन की सीमाओं को तोड़कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है, जो अपने विचारों को सकारात्मकता से भरकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयत्नशील रहता है। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमारी सोच ही हमारा पथ प्रदर्शक है। अगर यह सोच साहस, आशा और दृढ़ संकल्प से परिपूर्ण हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता है। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि अपने आप पर भरोसा रखिए और अपने आप को 100% दीजिए। जो काम आप कर रहे हैं उसमें दिलचस्पी रखिए और ईमानदारी से करिए। और मैं कह रहा हूं जो आपके पास है, जहां आप हैं, उसमें बेहतर क्या कर सकते हैं, इस पर फोकस होना चाहिए। कमियों का रोना मत रोइए। समझ रहे आप? ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, इसकी PDF आपको चाहिए तो लिए जो एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है। वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। आतंक का साया। ये पंजाब में पिछले कुछ समय से आतंकी गतिविधियां जिस तरह से बढ़ रही हैं वह बड़े खतरे की ओर इशारा करती हैं। बीते 10 दिनों के भीतर राज्य में 3 बम धमाकों ने इस चिंता को और गहरा कर दिया और अब तक की जांच पड़ताल के निष्कर्षों की जो तस्वीर सामने आई उससे इस बात के साफ संकेत मिलते हैं कि उग्रवाद का कठिन दौर झेल चुके इस राज्य में खालिस्तान समर्थक आतंकी तंत्र फिर से सिर उठाने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? सिर उठाने लगे हैं। और जालंधर और अमृतसर में मंगलवार रात हुए 2 सिलसिलेवार धमाकों ने राज्य की सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता, खुफिया चौकसी पर सवाल खड़े कर दिए। इन विस्फोटकों की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों जगह सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। आतंक के इस तंत्र को लेकर सबसे बड़ी चुनौती यह है कि विभिन्न समूहों से
जुड़े ज्यादातर आतंकी किसी आम आदमी पार्टी की आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, यहाँ आम नागरिक की तरह समाज में घुल मिल कर रहते हैं और जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल होता है। मौका मिलने पर वे अपने आकाओं के निर्देश पर हमला करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। गौरतलब है कि पंजाब के जलंधर में मंगलवार रात करीब 8 बजे सीमा सुरक्षा बल के पंजाब फ्रंटियर के मुख्यालय के बाहर विस्फोट हुआ। इसके बाद दूसरा धमाका रात करीब 11 बजे अमृतसर में सैन्य छावनी के पास हुआ। जलंधर में हुए विस्फोट की जिम्मेदारी प्रतिबंधित संगठन खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली। पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की। इससे पहले पटियाला के संभू इलाके में 27 अप्रैल को एक मालगाड़ी की पटरी पर विस्फोट हुआ था। पुलिस ने इस सिलसिले में खालिस्तान समर्थक एक आतंकी गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। ये घटनाएं खुफिया तंत्र की विफलता और सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामी की ओर इशारा करती हैं। राज्य पुलिस का मानना है कि इन आतंकी वारदातों के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। सीमा पार से खालिस्तान समर्थक आतंकी समूह को प्रशिक्षण, विस्फोटक सामग्री और हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं। मगर सवाल है कि सुरक्षा एजेंसियां इस तरह की गतिविधियों पर नियमित नजर रखने और किसी भी वारदात से पहले आतंकियों को धर दबोचने में नाकाम क्यों हो रही हैं। पुलिस के मुताबिक अमृतसर में विस्फोट स्थल पर IED के टुकड़े मिले हैं, जिससे संकेत मिलता है कि यह या तो टाइम बम से किया गया विस्फोट था या फिर रिमोट कंट्रोल से धमाका किया गया। ऐसे में सुरक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। अगर सुरक्षा बलों के परिचय में ही चौकसी के बंदोबस्त इतने कमजोर हैं कि कोई भी वहां विस्फोट सामग्री रख जा सकता है, तो फिर अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था का स्तर कैसा होगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। पंजाब में आतंकी तंत्र के फैलते दायरे का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले वर्ष जुलाई में सुरक्षा एजेंसियों ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इसके करीब 3 माह बाद ग्रेनेड हमले की साजिश में 10 संदिग्धों को पकड़ा गया था। इससे स्पष्ट है कि उग्रवाद के खात्मे के बाद शांति और समृद्धि की राह पर लौटी इस राज्य में आतंक का खतरा फिर से बढ़ता जा रहा है। और आप देखिए, अगर समय रहती स्थिति को नहीं संभाला गया तो निसंदेह राज्य में हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। और देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। इसमें आप देखिए, पंजाब है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। ये 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या पंजाब। लापरवाही का दायरा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में खुले नाले एवं पानी से भरे गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। हाल के दिनों में एक के बाद एक हादसे के बावजूद शासन प्रशासन के स्तर पर एहतियाती उपायों को लेकर कोई गंभीर प्रयास होते नजर नहीं आ रहे। इसी लापरवाही के कारण दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में पिछले दिनों खुले नाले में गिरने से एक मासूम बच्ची की जान चली गई। इस मामले में सरकार की ओर से सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग में अनुबंध पर कार्यरत एक कनिष्ठ अभियंता को नौकरी से निकाल दिया गया। मगर सवाल है कि क्या निचले स्तर के कर्मियों पर इस तरह की कार्रवाई से व्यवस्था में सुधार हो पाएगा। इसमें दो राय नहीं कि नागरिकों की सुरक्षा और खासकर बच्चों की सुरक्षित वातावरण प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। मगर कर्तव्य में लापरवाही बरते जाने के मामले में क्या संबंधित अधिकारियों की भी जवाबदेही तय नहीं की जानी चाहिए। जब तक उच्चाधिकारी ही जन समस्याओं के समाधान पर ध्यान नहीं देंगे तो निचले कर्मियों से क्या उम्मीद की जा सकती है। यह अक्सर देखने में आता है कि इस तरह के मामलों में या तो जिम्मेदारी ठेकेदारों पर डाल दी जाती है या फिर कार्रवाई के नाम पर निचले कर्मचारियों को निलंबित कर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। मुकुंदपुर की घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सवाल के क्षेत्र में खुले नाले को ऊपर से ढकने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ अनुबंध पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंता की ही थी। उच्च अधिकारियों का इससे कोई सरोकार नहीं था। सड़क पर खुदाई के बाद पानी से भरे गड्ढों और नालों को खुला छोड़ देने का जोखिम विभागीय अधिकारियों को नजर क्यों नहीं आता है। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस तरह की घटनाओं में लापरवाही बरतने पर अब जवाबदेही तय होगी, लेकिन इस बात पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि जब तक संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद धुंधली ही रहेगी। सरकार को चाहिए कि जलभराव वाली जगहों और खुले नालों की पहचान कर उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों की जान को किसी तरह का खतरा ना हो। और आप देखते हैं कि कोई इस तरह की दुर्घटना होती है, फिर लीपापोती होनी शुरू कर देते हैं, कुछ समय के बाद फिर सो जाते हैं, फिर कोई नई घटना होती फिर जागते हैं। इस तरह का हाल है। और देखिए, इस तरह से आप देखेंगे आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।